Hi friends, how are you? So today is 13th January, day 12 of our session. इसमें एक एडिटोरियल पे बाकी पेजेस का मैं अभी बाद में बताता हूँ आपको। ये देखिए कि एडिटोरियल पे एक आया हुआ है रिक्लेमिंग सार्क फ्रॉम द एशेस ऑफ 2020। बेसिकली इसमें जो इंटरव्यू के लिए जाएंगे वो थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह कि थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा। बट मेरा जैसे मेन कंसंट्रेशन इस टाइम प्रीलिम्स पे है, तो मैं प्रीलिम्स वालों के लिए बता दूं व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट। इंटरव्यू वाले थोड़ा सा इसको ठीक से पढ़ लीजिएगा, बाकी थोड़ा बायस्ड है, फिर भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्या है क्या नहीं। और इंटरव्यू वाले देख लीजिए, इंटरव्यू का तो निचोड़ पूरा निकाल रखा है मैंने। तो SCO, बेसिकली SCO को थोड़ा सा पढ़ लीजिए क्योंकि इंडिया भी मेंबर बन चुका है इसका। पुराने पुराने क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो व्हाट इज़ SCO, बेसिकली आप ये देखिए कि पहले ये ना शंघाई 5, नीचे देखिएगा ज़रा, 3 3 6 7 9th डॉट पे देखिएगा। शंघाई 5 हुआ करता था ये बेसिकली जब कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया एंड तजिकिस्तान ने बनाया था ये, और 1996 में बना था ये। उसको शंघाई 5 कहा करते थे। जब 2001 में उज्बेकिस्तान ऐड हुआ, देन इट वाज कॉल्ड SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब पहले SCO के बारे में पढ़ते हैं, स्टार्टिंग ऊपर से ही देखिएगा कि एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। जो इसको ये याद रखिएगा, कई बार 3-4 पॉइंट्स आते हैं तो उसमें लिखा आता है यूरेशियन पॉलिटिकल। तो आप लोग सोचेंगे कि यूरेशियन कैसे हो सकता है, सब एशियन है, बट यूरेशियन है क्योंकि रशिया का कुछ पार्ट, काफ़ी पार्ट यूरोप में भी आता है। तो इट्स अ यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जो पीस, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए बनाई जाती रहे रीजन में। इट इज़ नॉट मेंट फॉर ट्रेड, याद रखिएगा। इट वॉज क्रिएटेड इन 2001, चार्टर 2002 में साइन हुआ था, फोर्स में 2003 में आई। इसके चार्टर मीन्स लॉज, बट SCO जो बन गया था वो 2001 में बन गया था। इनकी 2 परमानेंट बॉडीज हैं, इसको इतना याद करने की जरूरत नहीं होती, बस थोड़ा सा देख लीजिएगा ताकि याद रहे। इसकी जो चेयरमैनशिप है वो रोटेशन वाइज चलती है, हर साल एक मेंबर वो बनता है। ये मैंने आपको बता दिया कि प्रायर टू द क्रिएशन ऑफ SCO इन 2001, 5 याद रखिएगा, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, जितनी भी सेंट्रल एशिया के स्टेट्स हैं वो, साथ में रशिया और चाइना। इसमें याद रखिएगा उज्बेकिस्तान नहीं था, उज्बेकिस्तान 2001 में आया है। 2001 में आते ही ये SCO बन गया। पहले ये शंघाई 5 था। अब शंघाई 5 क्यों इमर्ज हुआ था, क्या वजह थी? एक्चुअली क्या, 1991 में जब ये सोवियत यूनियन हुआ करती थी, USSR था बेसिकली, जब ये अलग अलग हुए थे तो आपस में इनका बॉर्डर डिस्प्यूट ना हो, आराम से चलता रहे विद चाइना, तो इन्होंने मीटिंग करी थी डीमिलिटराइजेशन के लिए, डीमार्केशन बाउंड्रीज के लिए। तो ये बना था, और उसके बाद फिर इसके उज्बेकिस्तान भी ऐड हो गया था, और इंडिया एंड पाकिस्तान इसके 2017 से परमानेंट मेंबर्स बन चुके हैं। याद रखिएगा, इंडिया पाकिस्तान आर ऑल्सो द मेंबर्स ऑफ SCO। अब आप कहेंगे कैसे याद रखें, कि तो याद रखिएगा सेंट्रल एशिया में सबको याद हो जाता है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, टर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, क्या 5। बट याद रखिएगा इसमें टर्कमेनिस्तान नहीं है जो सेकंड लार्जेस्ट है। अगर सेंट्रल एशिया के रीजन्स देखे जाएं, आफ्टर कजाकिस्तान टर्कमेनिस्तान इज सेकंड लार्जेस्ट, क्योंकि उसने UN को अपनी पॉलिसीज, फॉरेन पॉलिसी का स्टैंड साफ बता दिया था। उन्होंने कहा था कि हमें न्यूट्रलिटी चाहिए हमारी फॉरेन पॉलिसी में, इसलिए हम किसी भी मिलिट्री ब्लॉक या ग्रुपिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। दो वो भेजते रहते हैं, अपने स्पेशल गेस्ट भेजते हैं SCO की मीटिंग्स में, बट टर्कमेनिस्तान इज नॉट अ मेंबर। ये जरूर याद रखिएगा अच्छी तरह। और इसी एडिटोरियल 1 पे ही, इसी पे चलते हैं इस पे। और पढ़ने के लिए देखिए, ये गोल्डी लॉक्स लिखा हुआ है, तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है। वैसे मैं बताता हूँ गोल्डी लॉक्स, व्हाट इज बेसिकली गोल्डी लॉक्स। गोल्डी लॉक्स जो है एक हैबिटेबल जोन होता है। मतलब आप ये देखिए, एक स्टार है ना, जैसे हमारा सन है एक स्टार, तो हमारी अर्थ जो है वो भी एक गोल्डी लॉक जोन है, कि हम अपने सन से इतनी दूर भी नहीं है कि हमारा पानी जो है फ्रीज हो जाए। क्योंकि आपको पता होगा कि जो भी जीवन पैदा हुआ है स्टार्टिंग में, एक कोई भी प्लेनेट के ऊपर जीवन पैदा होता है तो उससे पहले वो पानी के अंदर पैदा होता है। तो पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जिस्ट करेगा तभी जीवन वहां होगा। तो हम ना तो अपने सन स्टार से इतनी दूर हैं कि हमारा पानी जम जाए, ना ही हम इतना पास हैं कि इवेपोरेट हो जाए। तो ये जो हमारी दूरी है वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। इसको कहते हैं हैबिटेबल जोन, या बोलते हैं गोल्डी लॉक जोन। ठीक है, याद आ गया, समझ आ गया? अगर नहीं, देखिए अब आप इस क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं तभी आपको इतने डिटेल में बताता हूं। ये 2015 पता नहीं 2014 में क्वेश्चन आया था। द टर्म गोल्डी लॉक जोन इज ऑफन सीन इन न्यूज। क्या है ये? द लिमिट्स ऑफ हैबिटेबल जोन ओवर द सर्फेस ऑफ द अर्थ। गलत है। लिमिट्स क्या है इसका मतलब? रीजन्स इनसाइड द अर्थ वेयर शेल गैस, ये तो
सर्च फॉर द अर्थ लाइक प्लैनेट्स इन आउटर स्पेस, सर्च फॉर मीटेराइट्स कंटेनिंग प्रीशियस मेटल्स। बी और डी को तो आप एकदम से वो कर सकते हैं, ए और सी में अगर आपको कंफ्यूजन हो तो तभी मैंने आपको डिटेल में बताया कि अर्थ लाइक प्लैनेट्स हैं, गोल्डीलॉक्स जोन, जहां पे जीवन बच सकता है। देखिए, ठीक है। और इसी एडिटोरियल पे आज एक ये था कि इंडियाज ओनली रीजनल ट्रेड अग्रीमेंट एट प्रेजेंट इज द साउथ एशिया फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। बिल्कुल ठीक बात है कि हमारा, देखिए वैसे एफटीएज फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स हमारे कई कंट्रीज के साथ हैं इंडिविजुअली, बट एक रीजनल ब्लॉक मतलब होता है, जैसे सार्क हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, मर्कोसर हो गया, हमारा किसी भी एशियन लगा लो, उनके साथ ऑर्गेनाइजेशन के साथ हो गया। तो वैसा सिर्फ हमारा एक सार्क के साथ साफ्टा ही है और किसी के साथ नहीं है, याद रखिएगा, इंडियाज ओनली रीजनल ट्रेड अग्रीमेंट। अब इसमें दो पॉइंट्स आते हैं, मर्कोसर आया हुआ है लिखा हुआ, और एक ये जो पुराने हैं उनको लगेगा कि ये क्या पुरानी चीजें हैं, तो बट ये आती हैं क्वेश्चन में, आपको पता होगा, आप थोड़े प्रो हो चुके हैं, आपको पता होगा। जो नए आए हैं उनको नहीं पता चलता कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ा जाए, तो मुझे बताने दीजिए प्लीज। तो मर्कोसर जो है ना, ये सदर्न कॉमन मार्केट इज अ रीजनल इंटीग्रेशन प्रोसेस, मतलब ये सीधा सीधा साउथ अमेरिका का एक ट्रेडिंग ब्लॉक बना हुआ है। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं? अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्वे, उरुग्वे, और अब वेनेजुएला, बोलिविया भी आ गई है। अब आप सोचेंगे याद कैसे रखें, तो इसका एक कोड बन सकता है आराम से। अगर हिंदी में जैसे कहीं गांव वगैरह में बोलते हैं ना, बापू ये देख मेरी बीवी है, मैं बीवी लेके आया हूँ अपनी, तो बापू, बी ब्राजील, अर्जेंटीना, पी से पैराग्वे, उरुग्वे, और बीवी बोलिविया, वेनेजुएला। अब कुछ टिप्पणी करनी हो आप कर सकते हैं। अच्छा, साउथ एशिया फ्री ट्रेड अग्रीमेंट देख लीजिएगा, ये साइन हुआ था 2004 में, 2006 में इफेक्ट में आया था। सारी सार्क की जो कंट्रीज हैं इसमें मतलब म्यूचुअल ट्रेड अग्रीमेंट है इनका, और ये इसकी मेंबर हैं, और मतलब साइन किया हुआ है। और साफ्टा क्या, इसमें एक कंडीशन थी कि जो साउथ एशिया के थोड़ी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, मतलब इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका, याद रखिएगा सिप करके आ सकते हैं, सिप, SIP, ठीक है। तो उनको कहा था कि आप अपनी ड्यूटीज जो है डाउन टू 20% लाइए फर्स्ट फेज ऑफ द 2 ईयर पीरियड 2007 तक। और जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज थी जैसे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और मालदीव्स, उनको एक बारी 3 साल दिए जाएंगे अपना टैरिफ रिड्यूस करने के लिए। दो इट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, बस याद रखिएगा साउथ एशिया फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो है वो सार्क मेंबर्स के बीच में है। और एक याद रखिएगा, देखिए कि एट द बॉर्डर इट इज क्लियर, ये सब देखने की जरूरत नहीं है, बस याद रखिएगा कि चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आपको सबको पता होगा। अगर बात करी जाए सार्क मेंबर्स की, तो इंडिया और भूटान को छोड़ के बाकी सारे सार्क मेंबर्स जो हैं वो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में उसके साथ हैं, मतलब उनके पार्टनर्स हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना। सिर्फ भूटान नहीं है, और कौन नहीं है? इंडिया। एक एडिटोरियल 2 पे था, जो भी इंटरव्यू देने जा रहा है ये वाला आर्टिकल जरूर पढ़ेगा, द डेबिलिटेटिंग साइड इफेक्ट ऑफ अ फ्लॉड वैक्सीन ट्रायल्स। ये थोड़ा सा क्वेश्चन जरूरी इसलिए क्योंकि हम बहुत देख रहे हैं आजकल चर्चा हो रही है कि बिना प्रॉपर ट्रायल्स के ये हमने कोरोना वायरस की वैक्सीन ले आए हैं। तो थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह, थोड़ा सा आपको डिटेलिंग में बहुत अच्छा दिया हुआ है कि कैसे यहाँ के लोगों को इन्फॉर्म ही नहीं किया जाता कि आपका ट्रायल हो रहा है, बस उनको मॉनेटरी लालच दिया जाता है कि आपको 750 रुपये दिए जाएंगे। बहुत अच्छा भोपाल का बताया हुआ है इसमें, और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के बारे में बता रखा है आपको इसमें। और जो प्रीलिम्स वाले हैं उनके लिए क्या जरूरी है मैं उनको बता देता हूँ। आपको कभी ये क्वेश्चन नहीं आ जाएगा डायरेक्ट कि भैया बताओ कोरोना वायरस में कितने लोग मरे, कौन सी कंट्री के ज़्यादा मरे, या कैसे हो रहा है कैसे नहीं, सबको पता है कि आप इसकी तो तैयारी कर ही रहे होंगे। थोड़ा सा जैसे मैंने आपको पहले लेक्चर्स में बताया कि जो मैं बता रहा हूँ आप सिर्फ वही कीजिए, बाकी आप देखिए अपना कप अपने आप भरना चाहें वो अलग बात है, बट थोड़ा सा मेरा भी चाय ले लीजिएगा उसमें। तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको इसमें से वही दे रहा हूँ जो सिर्फ प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की एक वो आया है, तो थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अब मैं बताता हूँ, पढ़ लीजिएगा मीन्स मैं बता रहा हूँ नोट्स बना के। क्योंकि क्या होता है कि कुछ क्या होता है कि अगर एक कोई बीमारी चल रही है तो उससे रिलेटेड बीमारी ये लोग पूछ लेते हैं, कोई और वायरस के बारे में या कुछ भी, तो उसके लिए क्या होता है आदमी वहां जाके फंस जाता है। तो इसलिए थोड़ा ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का देखिए आप। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है ना बेसिकली पेनाइल कैंसर करता है मेन में, और सर्वाइकल, वेजाइनल, एनल और वल्वर कैंसर करता है विमेन में। अब ध्यान दे, जो मैं इसके नोट्स बना लीजिएगा, अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो सुन लीजिएगा, बाद में आप पॉज करके नोट्स बना सकते हैं। ये थ्रोट या रेक्टम कैंसर भी कर सकता है, दोनों मेन में भी और विमेन में भी। अब क्या होता है, ये कैसे ट्रांसमिट होता है? सेक्सुअल इंटरकोर्स, ओरल और एनल सेक्स में, ये आप पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। हाउ इट इज ट्रांसमिटेड, और ज़्यादा इसका खतरा HIV इन्फेक्टेड पर्सन, स्मोकर्स या पीपल डिपेंडेंट ऑन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, उनके ऊपर ज़्यादा होता है।
इसकी कई बार जैसे 4 ऑप्शंस आ जाती हैं तो उसमें लिखा होता है कि उन गर्ल्स को दिया जाता है, उनकी एज दे दी जाती है गलत करके कि ये 14 से 17 साल की लड़की को दिया जाता है, ये 24 से 25 साल की। आप भी सोचेंगे कि यार अगर ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है तो हो सकता है बड़ी उम्र की लड़कियों को दिया जाए, बट याद रखिएगा इट इज गिवन टू द गर्ल्स एज्ड 9 to 13 ईयर्स, ये याद रखिएगा। और ऑस्ट्रेलिया वॉज द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस HPV वैक्सीनेशन इन इट्स स्कूल प्रोग्राम, ठीक है, और उससे इनके सर्वाइकल कैंसर के काफी वो घट गए हैं। और एक ये देखिए कि ग्लोबली जो सर्वाइकल कैंसर है ना, ये 4th मोस्ट फ्रीक्वेंट कैंसर है इन वुमेन, बट इंडिया में इट इज 2nd मोस्ट फ्रीक्वेंटली, ठीक है। और इंडिया में इसके लिए 2 वैक्सीन हैं, गैडासिल और सर्वेरेक्स। याद रखिएगा कई बार आ जाता है किसके लिए वैक्सीन है या जो भी है, क्योंकि वैक्सीन का बहुत चल रहा है, तो इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए। और दिल्ली जो थी 2016 में पहली स्टेट थी इन द कंट्री टू लॉन्च HPV वैक्सीन एज अ पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम फॉर स्कूल चिल्ड्रन। पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम मतलब गवर्नमेंट इनिशिएटिव, मतलब जैसे एक तो प्रोग्राम होता है ना कि आप डिजीज का वो होता है कि आप खुद जा रहे हैं लगवाने टीके, एक होता है कि यूनिवर्सली एक गवर्नमेंट चलाती है कि हर स्कूल में जाके उन सबको दिया जाना, तो ये है वो। अच्छा, एक ये मैंने कल आपको सारा बताया था कतर वगैरह का क्या पंगा चल रहा है क्या नहीं, GCC का आपको मैंने सारा बताया था, कौन मेंबर्स है कौन नहीं है, वो तो आपने देख ही लिया है। इसमें ना एक बड़ा अच्छा आया हुआ है, ये सब कुछ नहीं है, ये बस ईरान को हटाने का साजिश, और उधर से ईरान चाहता है कि मेरी चले और वहाँ से वो चाहता है, और सारा कतर के ऊपर है कि कतर को कैसे इन्होंने आउटसेट कर दिया था अरब नेशंस ने, बट उसके अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज और उसकी हेल्प के लिए आया ईरान और टर्की। तो वो सब मैंने आपको कल बता ही दिया था, बाकी जो इंटरव्यू वाले हैं ये पढ़ सकते हैं। अब प्रीलिम्स वालों के लिए क्या जरूरी है, लिखा है 10 years ago द अरब स्प्रिंग। अरब स्प्रिंग का क्या मतलब है, आप लोग नए नए हैं, आपको ना भी पता हो। अरब स्प्रिंग एक्चुअली क्या है, एक बगावत शुरू हुई थी सन 2011 में, बेसिकली 2010 के एंड में हुई थी, बट क्वेश्चन आता है तो 2011 भी लिखा हो तो इट इज़ राइट। अरब रीजन्स में हुई थी, वहाँ की तानाशाही को हटाने के लिए और डेमोक्रेसी लाने के लिए। ये स्टार्ट हुआ था ट्यूनीशिया में, और फिर उसके बाद अलग कंट्रीज में भी फैल गया, ट्यूनीशिया में भी, इजिप्ट में भी, येमेन में भी, लीबिया में भी, बहरीन में भी, सीरिया में भी। बेसिकली वहाँ पे बहुत पुराने टाइम से, बहुत लंबे टाइम से ऑटोक्रेसी चल रही थी, उसको हटाने के लिए, तानाशाही को हटाने के लिए लोगों ने बगावत की थी कि हमें यहाँ पे मतलब राजा का हक नहीं, मतलब एक डेमोक्रेसी चाहिए हमें, तो मासिव चेंजेस के लिए। और ट्यूनीशिया वर द ओनली कंट्री वेयर द रेवोल्यूशनरीज आउटविटेड द काउंटर रेवोल्यूशनरीज, मतलब जो लोग उनको हटाने आए थे तो उनके सामने उनके सपोर्टर्स आ गए थे, बट उन्होंने उनको हटा दिया था। तो एक्सेप्ट ट्यूनीशिया द कंट्री स्पेसिफिक स्टोरीज ऑफ द अरब अपस्विंग वाज लार्जली ट्रेजिक, मतलब ट्यूनीशिया में फिर भी ये सफल हो गया था, बाकी कंट्रीज में इतना ये सफल नहीं हो पाया। बट अरब स्प्रिंग का मतलब आपको पता होना चाहिए कि अगर कभी आ जाए अरब स्प्रिंग तो कई बार आदमी सोचता है मौसम होगा, स्प्रिंग लिखा है तो या कुछ वहाँ की बारिश के बारे में होगा, बट इट आएगा तो यही लिखना है, इट वाज अ सीरीज ऑफ अपस्प्रिंग्स इन द कंट्रीज ऑफ अरब रीजन इन 2011 लीडिंग टू द आउटस्टिंग ऑफ सेवरल डिक्टेटर्स। और एक फोर्थ एक एडिटोरियल पे आया हुआ ट्रम्प का सारा, तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, आप कई दिनों से सोचोगे कि ट्रम्प का वो चल रहा है इंपीचमेंट प्रोसेस, मैं कुछ बता नहीं रहा हूँ, बट देखिए जो भी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा आई डेफिनेटली कम, इंटरव्यू वालों के लिए जो अच्छा होगा मैं उनको बता दूंगा, ये पढ़ लीजिएगा। तो देखिए इसमें लिखा है कि बेसिकली वैसे कुछ आप पढ़ ही रहे होंगे, तो ये है कि आर्टिकल 25 है क्या, वो कहता है कि ये इंपीचमेंट प्रोसेस है, याद रखिएगा बस आर्टिकल 25। व्हाट इज आर्टिकल 25? इट इज इंपीचमेंट प्रोसेस ऑफ, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ US, ठीक है। इसमें वाइस प्रेसिडेंट चार्ज ले लेता है, प्रेसिडेंट इंपीच हो जाता है। अब इसमें क्या है कि थोड़ा सा ना इनको ये लग रहा है कि इसको हटाने की जरूरत क्या है, इंपीच करने की जरूरत क्या है, जब 20 जनवरी को जा ही रहेगी। क्या है कि जब US में, थोड़ा सा वैसे ही सुन लीजिए, थोड़ी आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी। US में क्या सिस्टम है कि अगर आप किसी प्रेसिडेंट को इंपीच कर देते हैं तो फिर वो दोबारा इलेक्शंस में खड़ा नहीं हो सकता कभी भी। तो रिपब्लिकन्स भी अब चाह रहे हैं कि इसको इंपीच कर दिया जाए, क्योंकि अगर नहीं किया गया तो ये 2024 में ट्रम्प भाई साहब हमारे दोबारा आ जाएंगे कि मैं खड़ा हूँगा रिपब्लिकन्स की तरफ से, और इसका थोड़ा इन्फ्लुएंस भी है, तो इस वजह से इसको इंपीच करने का प्रोसेस बनाया जा रहा है। अब थोड़ा सा इंपीच का आप देखिए क्या होगा। डोनाल्ड ट्रम्प जो होगा 3rd US प्रेसिडेंट होगा इन हिस्ट्री टू फेस इंपीचमेंट बाय द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, और फर्स्ट वन होगा जो इसको दो बार फेस करेगा। अभी 2019 में भी एंड में भी फेस किया था इन्होंने, अब भी फेस करेगा। नो US प्रेसिडेंट, याद रखिएगा इस प्रीलिम्स के वाले बड़े अच्छी तरह इसको देखिएगा, मैंने बड़े वैसे तो इजी लैंग्वेज में लिखा है, बट आप ध्यान से मेरी अभी बात सुनिए, सिर्फ सुनिए, और हो सके तो 2 बार सुनिएगा और फिर बाद में पॉज करके इसको लिखिएगा। आज तक कोई भी US प्रेसिडेंट डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ इंपीचमेंट, मतलब इंपीचमेंट के वजह से कभी भी रिमूव नहीं किया गया है। बट अब आप कहेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप, आप कह रहे हो 3rd US प्रेसिडेंट है इंपीचमेंट के लिए, वो उसका बताता हूं।
उससे पहले दो प्रेसिडेंट्स के खिलाफ इंपीचमेंट प्रोसेस चला था, एंड्रयू जॉनसन 1968 में और बिल क्लिंटन के खिलाफ चला था, बट वो उस इंपीचमेंट प्रोसेस में सेनेट ने उनको कन्विक्ट नहीं किया था, तो इसलिए ये दोनों इंपीच होने से बच गए थे। मगर क्वेश्चन अगर ये आता है कि ये इंपीचमेंट प्रोसेस चला था क्या, तो डोनाल्ड ट्रंप तीसरा है, हाँ चला था, पहले भी दो प्रेसिडेंट के खिलाफ चल चुका है। आज तक कोई रिमूव हुआ है? नहीं, आज तक इंपीचमेंट के थ्रू यूएस में कोई भी रिमूव नहीं हुआ है। प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन जो है, रिमूव होने से पहले ही अगर उनकी इंपीचमेंट का प्रोसेस चलता, वो उन्होंने पहले ही रिजाइन कर दिया था, ठीक है। रिचर्ड निक्सन वाज द प्रेसिडेंट हु रिजाइन्ड बिफोर ही कुड बी रिमूव्ड। इंपीचमेंट का बता देता हूं मैं आपको, थोड़ा सा समझा देता हूं। वैसे तो मैं पॉलिटी में अगर शुरू किया तो मैं बताऊंगा आपको, बट ये क्या है, कांग्रेस की पावर है यूएस प्रेसिडेंट को हटाने की। कांग्रेस किसको कहते हैं? जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट कहते हैं, वहां पे कांग्रेस कहते हैं, याद रखिएगा। अब यूएस में क्या है कि एक तो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, जैसे हमारी लोकसभा होती है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, लोअर हाउस, मतलब हमारी लोकसभा को वहां पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं, और जो वहां की सेनेट है उसको यहाँ पे हमारी राज्यसभा को वहां पे सेनेट कहा जाता है, ठीक है। और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं उन्हीं को सिर्फ अधिकार है द सोल पावर ऑफ इंपीचमेंट। द सोल पावर ऑफ इंपीचमेंट लाइज टू हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, और हाउ द सोल पावर टू ट्राई ऑल इंपीचमेंट्स वो सेनेट के पास है। अब इसका मतलब बता देता हूं आपको कि पहले अगर इंपीचमेंट का प्रोसेस लाना होता है कि किसको इंपीच करना है, तो पहले वो बिल जो आता है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में आता है, इंपीचमेंट का प्रोसेस चलता है। अगर वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव उसको पास कर देते हैं, इसका मतलब जो बिल लाने का अधिकार है या बिल जो आएगा वो सिर्फ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में आ सकता है, सेनेट में नहीं आ सकता। तो बिल जो आता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में आता है, अगर वो पास कर देते हैं तो वो जाता है सेनेट के पास। मतलब सेनेट के पास अधिकार नहीं है कि सो मोटू वो अपने आप इंपीचमेंट का वो ले आए, दैट लाइज टू हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। उसके बाद वो सेनेट के पास आता है, सेनेट उसको ट्रायल करती है। ट्रायल मतलब जैसे हमारे कोर्ट में ट्रायल्स नहीं होते, किसी को सजा देने से पहले उनकी सुनी जाती है, अपनी कही जाती है, सारे केस की स्टडी की जाती है, वैसे सेनेट के पास तो पावर है ट्राई करने की। उसमें जो वहां के यूएस का सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है वो प्रिसाइड करता है इंपीचमेंट ट्रायल्स को। याद रखिएगा, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये नहीं कि वहां का स्पीकर या चेयरमैन करे, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट उस इंपीचमेंट प्रोसेस के ट्रायल को हेड करता है, प्रिसाइड करता है। अब यूएस की कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड फॉर कन्विक्शन ऑफ ट्रीजन, ब्राइबरी, कोई हाई क्राइम या कोई मिसडेमिनर। इंडिया में क्या कहा जाता है कि प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड ओनली फॉर द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन द मीनिंग ऑफ फ्रेज वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। अच्छा, अब कुछ लोग कहेंगे दैट्स इट फॉर टुडे, पहले बता दूं। और कुछ लोग कहेंगे कि एक वो कमेटी बिठाई है सुप्रीम कोर्ट ने, वो आपने नहीं बताया। देखिए, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, कमेटी बिठाई है। कई बार ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट कमिटीज बिठाती है या पार्लियामेंट कमिटीज बिठाती है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। अगर उस कमेटी का कुछ ऐसा रिजल्ट आया और उस रिजल्ट का कोई इंपैक्ट हुआ तो आई डेफिनेटली लेट यू नो। बाकी अभी इसके लिए कोई जरूरत नहीं है प्रीलिम्स वालों को। डेली का न्यूज़पेपर आप पढ़ते रहिए, अंदर की जो प्रीलिम्स के न्यूज निकल रही है वो मैं निकाल के दे रहा हूं, उस पर नोट्स बना के दे रहा हूं। बट अपनी जनरल अवेयरनेस के लिए न्यूज़पेपर आप पढ़िए, बट उन कॉलम्स का अभी प्रीलिम्स के लिए दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। That's it for today. Thank you so much for listening. Thank you so much. Hope you have a good day. Bye. Take care.